नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अभी देश में जो चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, उस पर थोड़ा सा बाद में आएंगे। लेकिन अभी अपने देश में जो कोर्ट और यहाँ की विधायिका के बीच में जो खींचतान चल रही है, कोर्ट और यहाँ के सरकार के बीच में जो टसन चल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, वो अब खुल करके सामने आ गया है। पिछले दिनों एसबीआई की तरफ से पक्ष रखने वाले जो वकील है हरीश साल्वे जी, उन्होंने एक बहुत बड़े न्यूज मीडिया चैनल के स्टेज पर खड़े होकर के इस देश में कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया और स्पष्ट रूप से बताया कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नियम नहीं है कि जज स्वयं से जज को अपॉइंट करे। स्पष्ट रूप से उन्होंने जो बातें कही वो बातें सत्य है, लेकिन उससे एक बात और सत्यता से मुखर कर सामने आ जाता है कि किस तरीके से अभी सरकार, क्योंकि अभी ये हरीश साल्वे जी सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तो सरकार और कोर्ट आमने सामने है इस मामले में। उसके अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये एसबीआई का पक्ष रख रहे थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इनके पक्ष को मानने से इनकार कर दिया और बोला कि आपको एक दिन का समय दिया जाता है, अर्थात पिछले सोमवार तक का समय दिया गया इनको कि बॉन्ड के डिटेल्स आप जारी करो। इन्होंने डिटेल्स जारी भी किया सोमवार को, लेकिन उस डिटेल्स में भी आधा अधूरा डिटेल्स इन्होंने दिया, पूरा का पूरा डिटेल्स नहीं दिया। फिर उसके ऊपर सुनवाई हुई कि भाई इस डिटेल्स में एक तो जितने बॉन्ड्स हैं उन टोटल बॉन्ड्स के संख्या के बराबर डिटेल्स नहीं दिया गया, जितना दिया गया उसमें भी आधा अधूरा डिटेल्स दिया गया कि भाई बॉन्ड तो खरीदे गए, लेकिन कितने, उसने किस पार्टी को वो बॉन्ड दिया, किस पार्टी ने उस बॉन्ड को भजाया, इसके बारे में कहीं से कोई जिक्र नहीं है। उसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट फिर से आग बबूला हो गया और एक बार फिर से अड़ियल रवैया अपनाने के लिए, मतलब कि जो एसबीआई है, एसबीआई को फटकार लगाया और बोला कि एक दिन का और समय दिया जाता है, अर्थात अगले सोमवार को यानी 18 मार्च को एक बार फिर से इनको बताया है कि आप टोटल डिटेल्स दीजिए और जो बॉन्ड में यूनिक नंबर होता है उस यूनिक नंबर के साथ बॉन्ड्स का डिटेल दीजिए कि किस पार्टी ने कितना रुपया भजाया है। तो ये जो टसन चल रहा है, इस टसन में स्पष्ट रूप से ये पता चल गया कि भाई इसमें कुछ तो मामला है। आखिर यदि मामला नहीं होता तो कोई सरकार क्यों बचाना चाहेगी, या कोई जो कंपनी है उसको उसने कितना रुपया दिया, इसको बताने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां है जो मैं अब आगे बात करने वाला हूं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन ये समझना जरूरी है क्योंकि संभव है कि ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा घोटाला हो जिसमें केवल एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन उस टोटल जो फंड आया है उसका 57% सत्ताधारी पार्टी ने उठाया है। और कैसे कैसे कंपनियों को फेवर दिए गए होंगे उसका अभी डिटेल्स जिक्र तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कोइंसिडेंस आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। और डॉट्स कनेक्ट करने का एक तरीका है, आप एक नाम देखिए, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड क्या है भाई? ये दरअसल लॉटरी चलाता है और लॉटरी चलाने वाले व्यक्ति का नाम है सेंटियागो मार्टिन। उस सेंटियागो मार्टिन के आप बारे में जानिएगा तो लॉटरी का किंग कहा जाता है और बहुत रंगीले तरह का इंसान है, कई बार जेल जा चुका है और बहुत तरह के कारनामों में वो शामिल हो चुका है। और वो सेंटियागो मार्टिन आप देखिए कि अप्रैल में ईडी उसको, मतलब उसके बहुत सारे संपत्ति को अटैच भी करती है, उस पर कमांड ले लेती है। उसके 7 दिन बाद क्या होता है कि 7 अप्रैल को फिर से वो 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेता है। और जानते हैं इसने टोटल कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है? टोटल खरीदा है, फर्स्ट जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसका, ये जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड है, इसने टोटल 1368 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है, इलेक्टोरल बॉन्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टोटल पैसा बीजेपी को ही गया होगा, किंतु आप डॉट तो कनेक्ट कर ही सकते हैं कि ईडी सीबीआई इस पर जांच कर रही है, इसके ठिकानों पर छापे मार रही है, ये बॉन्ड खरीदता है और फिर से इसके जो नाम है वो गायब हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर आप देखिए तो इनके ऊपर भी कई सारे रेड कंडक्ट किए गए हैं। इनके फर्जरी को लेकर के ईडी ने और इनकम टैक्स ने इसको कई बार रेड किया है। और जानते हैं इसने कितना रुपया दिया है? आप स्क्रीन देख सकते हैं, 966 करोड़ रुपया। फिर कहां गया?
इसके बाद किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। वो वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ रुपया उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, और वेदांता लिमिटेड पर भी आप देखिए तो ईडी की रेड्स पड़ी थी। आप ये जानकर आश्चर्य हो जाइएगा कि इसमें यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने जिनके ऊपर इनकम टैक्स और ईडी की रेड्स पड़ रही थी कि आपने कोविड के दौरान में बहुत पैसे लूटे हैं, बहुत एक्सेस चार्जेस किए हैं, अचानक से वो जब पैसा देता है मतलब कि 162 करोड़ रुपया, फिर उस पर सवाल उठने बंद हो जाते हैं। फिर आता है डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड। डीएलएफ के ऊपर भी सीबीआई और ईडी की रेड्स पड़ती हैं, उस पर कई सारी जांच चल रही है, लेकिन अचानक से वो भी सारा चीज गायब हो जाता है, कोई पूछने वाला उसके बाद नहीं रहता। आप ये सोचिए कि टॉप 30 जो इसमें डोनर्स हैं, जो कंपनीज के नाम हैं, उसमें से 14 ऐसे नाम हैं जिन पर ईडी और इनकम टैक्स के रेड्स पड़ी हैं, उस पर जांच चल रही है तरह तरह के केसेस के ऊपर। जब अरुण जेटली जी ने ये नया इलेक्टोरल बॉन्ड वाला स्कीम लाया था तो इसके वो मास्टर कहे जाते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, राज्यसभा से आते थे गुजरात से। उन्होंने जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया था तो ये दावा किया था कि इससे क्या होगा कि क्लैरिटी आएगी, जनता के बीच में जो पैसे जाएंगे, जो मतलब कि चुनाव के माध्यम से, जो पार्टियों के माध्यम से जो पैसे पंप किए जाएंगे, जो भी दान दक्षिणा के माध्यम से आएगा और जो खर्चे होंगे, उसका एक रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन उसमें यह था कि जनता को नहीं बताएंगे ये रिकॉर्ड, कौन पैसा दे रहा है, वो जितना देना चाहता है दे सकता है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप देखिए मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं कि जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज जो टॉपर रहा है, जिसने 1368 करोड़ रुपया का दान दिया है, उसका नेट प्रॉफिट है 19-20 और 22-23 में 215 करोड़ रुपया, और दान कितना दिया है 1368 करोड़ रुपया। अर्थात जितना पैसा उसने कमाया नहीं है, जितना उसकी प्रॉफिट नहीं है, उससे मतलब लगभग 6.5 गुना रुपया उसने दान दिया है। ये पैसे कहां से आए हैं कोई नहीं जानता। दूसरा जो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसने 966 करोड़ रुपया दिया है, उसका जो है टोटल नेट इनकम है 7509 रुपया, उसने अपने कमाई का 12% दान दिया है। उसके बाद क्विक सप्लाई चेन है, 410 करोड़ रुपया उसने दान दिया है, जबकि उसकी कमाई है 109 रुपया, अर्थात लगभग 4 गुना उसने पैसा दिया है। आप वेदांता तो खैर बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद हल्दिया एनर्जी 377 करोड़ रुपया उसने दी है, 1274 करोड़ उसका नेट प्रॉफिट है, उसने भी अपने प्रॉफिट का 30%। दरअसल पहले क्या था कि अच्छा, इसमें एक देखिए मदन लाल लिमिटेड, मैं आपको स्क्रीन पर भी लगा दे रहा हूं, आप इसको देखिए। मदन लाल लिमिटेड, मैं कल अगर राजू लिमिटेड बना के 500 करोड़ रुपया दे दूं, कोई फ्रॉड फर्ज कंपनी बना के, कोई डम्मी कंपनी बना के, कोई जांच करने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस जांच से और कहां से पैसा आ रहा है इससे पूर्ण रूप से इम्यूनिटी दी हुई है इस कानून में। इसको थैंक गॉड कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। आप मदन लाल लिमिटेड का देखिए तो 185 करोड़ रुपया उसने दान दिया है, और अपने कंपनी में प्रॉफिट कितना दिखाता है 10 करोड़ रुपया, यानी 1874 करोड़। मैं इसमें यह भी नहीं कह रहा हूं कि हाँ इसने टोटल बीजेपी को दिया है, लेकिन भाई जब आपने पूरे नियम को आपने स्ट्रक्चर किया है, और पूरे नियम को स्ट्रक्चर करने के बाद में उस समय आपने दावा किया था कि इससे और क्लैरिटी आएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी समय दिया है कि आपको नाम के साथ डाटा बताना पड़ेगा कि किस किस पार्टी को कितना मिला है, तो हो सकता है कुछ और क्लैरिटी आ जाए, लेकिन मैं केवल स्पेकुलेशन बता रहा हूं कि आपने ये दावा किया था कि इससे जो इलेक्शन का प्रक्रिया है उसमें और पारदर्शिता आएगी। आपने तो जो लिमिट था 7.5% का, कि कोई भी कंपनी यदि कमाती है जितना, उसका 7.5% से अधिक किसी भी पार्टी को दान नहीं दे सकती, उस लिमिट को आपने उसी कानून में तोड़वा दिया। उस समय निश्चित रूप से फाइनेंस मिनिस्ट्री थी अरुण जेटली जी के हाथ में, और अरुण जेटली ने बोला कि जिसको जितना दान देना हो वो दान देगा। दान मिला, और सबसे ज्यादा दान आप आज बीजेपी उठा रही है। बहुत सारे लोगों ने
इस पर सवाल उठाए हैं, बहुत तरह तरह के सवाल उठाए हैं कि भाई आप बताइए कि ये जो एक कंपनी है, मैं उसका स्क्रीन लगा रहा हूँ कि ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, वो 18 मई 2019 को 1-1 करोड़ करके कई बार पैसे जमा देती है, बॉन्ड खरीदती है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि उसी समय असम के सरकार उससे MOU साइन करती है। यानी कई बार ऐसा किया गया है कि या तो ईडी सीबीआई के रेड्स मरवा करके, डरा धमका करके पैसे लिए गए हैं, और कई बार कोई फेवर करके पैसा लिया गया है। जैसे किसी चिप बनाने वाली कंपनी को आपने उससे डोनेशन लेके और उससे गुजरात में चिप लगा रहे हैं, कोई सीमेंट वाली कंपनी से आपने मतलब किसी पार्टी ने बॉन्ड खरीदवाया और उसको सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहे हैं, किसी को बहुत बड़ा बड़ा टनल बनाने का ठेका दे रहे हैं, किसी को बहुत, तो कई तरह के आपने सुविधा दी हैं कंपनीज को। और ये सवाल ऐसे नहीं उठ रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, और बहुत सारे लोग इसमें कह रहे हैं, जैसा कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जैसे 2G और के मामले में SIT बनाई गई थी, वैसे ही इस मामले में जांच के लिए भी SIT बनाई जाए। इस बात का मैं भी कहता हूं कि भाई यदि आपके मन में क्लैरिटी है, आप चाहते हैं कि नहीं बातें सामने आए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि नहीं इसमें बातें सामने आनी चाहिए, और बातें आज या कल सामने आएगी। और ये जो भी आंकड़े आ रहे हैं, एक एक पार्टी, एक एक कंपनी यदि 1300, 1350, 1400 करोड़ रुपया आपको दी है, या किसी भी पार्टी को दी है, मैं केवल आपको नहीं कर रहा हूं, इस पूरे इलेक्शन का जो पार्टी फंड के नाम पर जो आया हुआ है, और बहुत सारी कंपनियों के आपने नाम भी नहीं उजागर किए हैं, आधे अधूरे कंपनियों के बारे में आपने बताया है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम अभी नहीं आए हैं। तो ऐसे में ये संभव है कि ये लाखों करोड़ का गेम है। अगर ये लाखों करोड़ का गेम है तो ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है। ये तो जैसे बंगाल में कट मनी का सिस्टम चलता है, आपने तो एक तरीके से कट मनी बना दिया कि इस रास्ते से हमको कट मनी दो और हम तुमको ठेका दे देंगे, हम तुमको कुछ फेवर दे देंगे, हम तुम्हारे ऊपर जो जांच है उस जांच में छूट दे देंगे, जांच ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और कई कंपनियों के जैसे कि मैंने नाम लिया, ठंडे बस्ते में चला गया। तो यदि आपके मन में पारदर्शिता है, आप चाहते हैं कि इलेक्शन के जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता रहे, तो आपको क्लैरिटी के साथ लोगों को बताने में प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के माध्यम से या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के माध्यम से एक कमेटी बना करके इसके जांच की जाए। जो भी 21,000 कुछ जो बॉन्ड्स की संख्या बताए जाते हैं, जिसमें आपने 18,000 बॉन्ड्स के बारे में जो आपने डिटेलिंग दी है वो भी आधा अधूरा डिटेलिंग दी है, और बाकी के 3,000 जो बॉन्ड्स के बारे में जो डिटेलिंग देनी है वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उसमें इससे भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जो आपको फेवर दिए हैं? मैं ये नहीं मानता कि किसी ने भी यदि आपको दिया है तो कोई केवल फेवर लेवल लेने के लिए ही दिया है, मैं ये भी नहीं कहता। लेकिन अगर इसमें लाखों लाखों करोड़ रुपया का ये मामला है, तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो पार्टियों के जो दफ्तर हाईटेक हो रहे हैं, जिसमें अरबों अरबों रुपया लगाए जा रहे हैं, और बच्चों के जो विद्यालय हैं उसमें वही टूटे फूटे बेंच लगे हुए हैं, तो उनका सवाल तो जायज है। और अगर ये लाखों लाख करोड़ रुपया का है तो ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा झोलझाल साबित हो सकता है, चाहे किसी ने भी किया हो। हालांकि इसमें अधिकांश हिस्सा जो है सत्ताधारी पार्टी का ही है, लेकिन केवल इस हमाम में एक ही व्यक्ति नंगा नहीं है, सारे के सारे पार्टी इसमें नंगे हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों ने भी तो इस पर विरोध नहीं किया ना, कोई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। अंत में किसी तीसरे के माध्यम से कोर्ट में लोग गए तो ये मामला आ रहा है। उतना फियर्स तरीके से लोगों ने उस समय नहीं उठाया जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा था, और अभी भी कई सारे लोग इसको डिफेंड करने के लिए तरह तरह के लॉजिक दे रहे हैं। भाई इसमें लॉजिक देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में कोई पाप नहीं है, स्पष्टता है, और आप चाहते हैं कि लोगों के सामने ये बातें रहनी चाहिए, आप भले बहाने बनाते रहे हैं हर बार कि यदि किसी कंपनी ने अभी सत्ताधारी पार्टी को ज़्यादा फंड दे दिया है तो हो सकता है आने वाली जो विपक्ष में पार्टी है अभी, अगर वो सत्ता में आएगी तो उस कंपनी के साथ भेदभाव करेगी। ये सब फर्जी बातें हैं। ये तथ्य सही है कि जो पार्टियां सत्ता में रहती है उनके साथ फंड ज़्यादा जाता है, लोग जो कंपनियां जो है वो उनको फंड देना चाहती है। कई तरह के काम उसमें हो सकते हैं, उनके फाइल कहीं फंसे हुए और अड़ते हैं, उनको कहीं ठेका लेना होता है, उनके ऊपर किसी तरह का ईडी सीबीआई का रेड ना पड़ जाए, ये भी एक कारण रहता है।
आखिर क्या कारण है कि जितने भी पापी थे, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, वो आप में आ गए और आप अभी शांत हैं। आप एकदम वॉशिंग पाउडर बीजेपी बने हुए हैं, आप में सब धुल धुल के एकदम पाक साफ हो जा रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो अभी केंद्र में बैठी हुई सरकार इस पर जो तरह तरह का जो डिफेंड दे रही है ना, वो डिफेंड इलॉजिकल है। इलेक्टोरल बॉन्ड को जो एसबीआई वो उसके जो यूनिक नंबर है, जिसको इंफ्रारेड जलाने पर वो नंबर दिखता है, वो यूनिक नंबर भी नहीं बताई है कि किस यूनिक नंबर से किस पार्टी को कितना पैसा मिला है। प्रॉब्लम क्या है आपको? क्यों आप इतना डिले कर रहे हैं? सारी चीजें तो अवेलेबल है, एक क्लिक पर अवेलेबल है, लेकिन क्यों एसबीआई देना नहीं चाहती है? तो कहीं ना कहीं झोल है, और इस रायते को यदि बीजेपी जल्दी से जल्दी नहीं समेटती है तो ये उसके लिए लॉस है। और रायते को समेटने के लिए यही उचित है कि आप इस पर निश्चित रूप से एक एसआईटी का गठन करें, और अगर कोई शेल कंपनी के माध्यम से पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है उसके ट्रेल को पकड़ा जाए, अन्यथा यह संभव है। और मुझको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा संभावना है कि किसी विदेशी कंपनी से, किसी इस्लामिक मुल्क से या किसी चाइना जैसे दुश्मन मुल्क से कोई शेल कंपनी के माध्यम से किसी पार्टी को पैसा दे करके और वो इस देश का नैरेटिव पर प्रभाव डाल रहा हो। इसमें जो कन्वर्जन के रैकेट्स चल रहे हैं, जिस तरीके से कन्वर्जन के रैकेट्स को कुछ पार्टियां पसंद कर रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही है, संभव है कि बीजेपी को न मिलकर के कुछ हिस्सा उधर भी गया हो, और बीजेपी को तो खैर मिला ही है 57%। तो इस पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल नाजायज नहीं है, उनके सारे के सारे सवाल जायज हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस बार जो जिस हिसाब से सख्ती बरत रहा है, हालांकि लोगों ने ये कयास लगाए थे कि आधा अधूरा जो बॉन्ड आया है उसी पे सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा, अब ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिया है एसबीआई को और बोला है कि आपको सोमवार तक पूरा का पूरा डाटा आप उपलब्ध कराइए बंद लिफाफे में, और पूरे उस जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके यूनिक नंबर के साथ, और किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किसने दिया, ये पूरे डाटा सहित आप बताइए, ताकि जो इलेक्शन कमीशन है उसके वेबसाइट पे इसको अपलोड किया जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है और इस पर जांच निश्चित होनी चाहिए। और मेरा आशंका है कि इसमें बहुत बड़ा झोलझाल हुआ है, और अगर इसको समेटना है, इस पूरे रायते को जल्दी से जल्दी समेटना है, तो इस पर शीघ्रातिशीघ्र जांच बैठाना आवश्यक है। और जांच का रिपोर्ट भी 6 महीना के अंदर में सबमिट होना है, और जो भी इसमें खामियां हैं उसको दुरुस्त करके और लोगों के सामने उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि भाई किस पार्टी को कितना कितना फंड मिला और किसने किसने दिया, और उसको सरकार ने क्या क्या फेवर दिया, ये पब्लिक स्वयं पता लगा लेगी। हालांकि आप इस बारे में क्या, इस जो भी स्पेकुलेशन चल रहे हैं दोनों तरफ से, कुछ इधर से भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो कुछ कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने कंपनी के माध्यम से कांग्रेस को पैसा दिया है, ऐसे क्लेम्स अभी चल रहे हैं। हालांकि अभी तक तो एसबीआई ने नहीं बताया कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, लेकिन लोग डॉट्स कनेक्ट कर करके अपना पार्टियों के लोग इधर से उधर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें झोल झाल है, क्योंकि कम से कम अमाउंट की लिस्ट तो आ गई है, एक बहुत बड़े हिस्से की अमाउंट की लिस्ट आ गई है, और अभी एक बहुत बड़े हिस्से के बड़े प्लेयर्स की लिस्ट आनी बाकी है। उसमें देखते हैं किसका किसका नाम है। और बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी शेल कंपनी के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा लगाए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि ये मामला कहां तक जाकर रुकता है। कहीं ये वास्तव में 2G 3G के जैसा कोई बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं है सभी पार्टियों के द्वारा मिलकर के। सच्चाई यही है कि सभी पार्टियां लूट रही हैं, अपने मजे उड़ा रही हैं। कोई इधर है, यदि घोटाला किया और उधर गया तो बिल्कुल पाक साफ हो गया, और सबसे ज्यादा जेब कट रहा है तो इस देश की जनता का कट रहा है। आप यदि 40-50 किलोमीटर निकल गए अपने कार को लेकर के, तो आपको मतलब 1000 तक आप तैयार रहिए कि आपसे टोल टैक्स लिया जाएगा। आप पेट्रोल कितना जलेगा उस पर चर्चा आप बंद कर दीजिए। हालांकि हाँ, अभी 2 रुपया पेट्रोल डीजल में कम हुआ है, उसको लेकर के सभी जगह चर्चा है, और लाखों करोड़ रुपया का जो घपला हुआ है उसको लेकर के उस तरीके से मीडिया में हो हल्ला नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में पारदर्शिता होनी चाहिए थी, उस पारदर्शिता की तो हम आशा अवश्य करते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर करिए, और आप जागरूक रहिए। कम से कम प्रश्न इस तरीके के जब मामले आते हैं घोटालों के, तो आप ऐसे सो नहीं सकते, और डिफेंड करने के लिए तरह तरह के लॉजिक नहीं लगा सकते। पूछिए कि भाई आपने जो
लिमिट क्यों नहीं लगाई है कि कौन कितना चंदा दे सकता है? आपके लिए लिमिटलेस सिस्टम क्यों है? यदि हमको कोई 1,00,000-2,00,000 रुपया हम कर्ज भी मांग लेते हैं बैंक के माध्यम से, तो बैंक से मुझसे पूछ देता है कि ये आप किससे पैसा ले रहे हैं, कहाँ से ये पैसा आया। लेकिन पार्टियों से कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी 4 बार जब डांट फटकार करता है तब कुछ आधा अधूरा रिपोर्ट आता है। तो आप सोचिए, और चैनल को यदि पसंद करते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।